नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। आज की हमारी कहानी का नाम है किस्मत। सुमन टंडन द्वारा लिखी हुई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दीदी को आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए पीहू के घर में बहुत ही हलचल मची हुई है। सब लोग तैयारियों में व्यस्त हैं। माँ बोली, अरे बीजू, बाजार से मिठाई लाया कि नहीं? और शरबत शरबत कहाँ रखा है? ये मेज पर कपड़ा क्यों नहीं बिछाया अब तक? वे लोग आने ही वाले होंगे। फिर माँ अपने पति पुरोहित जी से बोली, अरे पीहू कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं? पता नहीं कैसा शौक पाल लिया है जी, हर वक्त गड़े मुर्दे ही उखाड़ती रहती है। पीहू पीहू ने बोला, अरे माँ, उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। कितनी बार कहा है कि ऐसे मत कहा करो। हाँ हाँ, वही पुराना नाम है, हमें तो ना समझ आता है। जमीन को खोद खोद कर मुँह खुद ही अंदर घुस जावे और टूटा फूटा सामान निकाल कर सजा देवे। एंटीना है, एंटीना के खुदे खुश हुए। पीहू उसके बाबा हंसने लगे। एंटीना तो टेलीविजन का होता है, इसे एंटिक कहते हैं। माँ झेप गई। हाँ हाँ, जानती हूँ। दोनों बाप बेटे को हमारा मजाक बनाने के अलावा कौन काम धाम तो है नहीं। ये तो ना होवे कि माँ बुढ़ा गई है तो उसका हाथ बटा लेवे, बस बातें बनवा लो। पीहू बोली, माँ बोलो क्या काम करना है? आप बस यहाँ बैठ जाओ, ऑर्डर करो, मैं कैसे चुटकी बजाकर काम निपटाती हूँ देखो। हाँ, रहने दे तू, तेरी चुटकियाँ ही दिखे, काम तो ऐसे ही पड़ा रहे वे। अरे नहीं माँ, सच कह रही हूँ, अब बताओ तो सही। जा ये आंगन बुहार और रसोई में जाकर कचौरियों के लिए आटा तैयार कर। जा। इतने में पीहू को बीजू बाहर से आता दिखाई दिया। बस इतना सा काम? ये काम तो बीजू ही कर देगा मिनटों में। बीजू ने अपना हाथ वहां से खींच लिया, बोला, अरे दीदी, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बाजार जा रहा हूँ, अम्मा जी ने सामान मंगवाया है, हम कोई ऐसी थोड़ी घूम रहे हैं। देख लो, कहा था ना, चुटकियां बजवा लो, बस काम ना होगा इनसे। अरे अम्मा, गुस्सा क्यों करती हो? जा रहे हैं हम, आज तो अपनी नाक न कटने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब शुरू हुई पीहू की सफाई का अभियान। आंगन की मिट्टी कूड़ेदान में कम और पीहू के सिर पर ज्यादा पड़ी है। रसोई में आटा गूंदने गई तो हाथों के अलावा पांचों इंद्रियों को भी साथ मिला लिया। कुल मिलाकर रात को तो सन्नाटे में घूमने वाली आत्मा ज्यादा लग रही थी पीहू। तभी बाजार से बीजू सामान लेकर किचन में घुसा। सामान रखने के बाद जैसे उसका नजर पीहू पर पड़ी तो चीख मारकर बाहर की ओर भागा। अम्मा जी, रसोई में भूतनी घुस आई है। पीछे पीछे पीहू हाथ में बेलन लेकर बीजू को मारने दौड़ी। बोली, अरे हम भूतनी लग रहे तुम्हें? रुक जाओ, अभी तुम्हारा खून पीते हैं। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? सारा घर गंदा हो रहा है, मेहमान अभी आते होंगे, पता नहीं कब बड़ी होगी है। इतने में गाड़ी घर के बाहर रुकी और इसमें से लड़का, उसकी बुआ और फूफा जी निकले। लड़के वाले अंदर आए। वे लोग पीहू की हालत देखकर एक पल को ठिठक गए। पुरोहित जी ने स्थिति संभालते हुए कहा, आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। पीहू की ओर इशारा करके बोले, ये हमारी छोटी बेटी है, थोड़ा बचपना है इसमें। और हंसने लगे। वे लोग भी मुस्कुराने लगे। अरे ऐसे बुद्ध बने काहे खड़ी है, नमस्ते कर सबको, माँ ने बोला। थोड़ी हड़बड़ी में पीहू ने सबको नमस्ते किया। जब उसकी नज़र लड़के पर पड़ी तो वह पीहू को देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। पीहू को शर्म आ गई और वह अंदर भाग गई। कमरे में पहुंचकर जब उसकी धड़कन सामान्य हुई तो उसकी नज़र अपनी दीदी पर पड़ी। पीले रंग की साड़ी, छोटी सी बिंदी और हाथों में पीले रंग की चूड़ियां, उसकी दीदी बड़ी प्यारी लग रही थी। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर ही देख रही थी और उसने पीहू को नहीं देखा। पीहू ने उसे पीछे से आकर डरा दिया। एक तो वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी और दूसरे पीहू का डरावना हुलिया तो उसकी चीख ही निकल गई और वह गिरते गिरते बची। अरे दीदी, क्या हुआ? मैं हूँ पीहू, ये क्या हाल बना रखा है? डराई दिया तूने मुझे। छोड़ो इस बात को। दीदी, आज तो आप गजब ढा रही हो। जीजू तो गए काम से। चुप कर, कुछ भी बोलती है। जाकर पहले अपने कपड़े बदल, डरावनी आत्मा बन के सबको डरा रही है। पीहू कपड़े बदलने चली गई। तभी अम्मा कमरे में आकर बोली, पूजा बेटी तैयार हो गई? जी। हाँ मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लग जाए, कहकर अम्मा ने उसे काला टीका लगा दिया। चल, लड़के वाले आ गए, तू भी चल बाहर।
पूजा अम्मा के साथ बाहर आई और हॉल में पहुंचकर सबको नमस्ते किया। बुआ जी उसे अपने पास बिठा लिया। बुआ जी लड़की से पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना, ये वो, गाना वाना सब पूछ कर पड़ताल करके अपनी तसल्ली कर रही थी। पर लड़का दीपेन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। बुआ जी को लड़की हर तरफ से परफेक्ट लगी और अपना निर्णय उन्होंने सुना दिया कि उन्हें तो लड़की पसंद आई है, बाकी फाइनल तो दीपेन के हाथ से ही होगा। बुआ जी दीपेन से बोली, हाँ तो दीपेन कोई बात करनी है पूजा से? उसने नाव में सिर हिला दिया। अम्मा और पूजा के पिता को चिंता होने लगी। पुरोहित जी ने पहले से ही लड़के के बारे में जांच पड़ताल कर ली थी। लड़का अच्छा कमाता खाता था, पुरखों की बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी हवेली, सब कुछ ठीक ठाक होने के कारण वे चाहते नहीं थे कि रिश्ता हाथ से चला जाए। वे चाहते थे कि यह रिश्ते की बात पक्की हो ही जाए। बुआ जी उसे इशारे से लड़की के बारे में पूछती है कि कैसी लगी। दीपेन के लिए बुआ जी का कहा हर वाक्य सत्य वचन है। वह तो उन्हें इतना मानता है कि उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता। वो बुआ जी से बोला, जो आपको सही लगे वही मेरे लिए सही है। बुआ जी इस बात से बड़े खुश हो गए। तो बुआ जी ने पुरोहित जी से बोला, हमारी तरफ से तो हाँ है, आप कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी की तारीख पक्की कर दीजिए, बाकी शगुन का काम अभी करे देते हैं। कहकर फूफा जी के कान में उन्होंने कुछ कहा और फूफा जी उठकर बाहर चले गए। पुरोहित जी ने थोड़ी देर गणना करने के बाद 10 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला। सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। इतने में फूफा जी ड्राइवर को साथ लेकर अंदर आए। ड्राइवर के हाथ में शगुन का सामान था, जो कि उसने मेज पर रख दिया। लड़के और लड़की को शगुन देने के बाद सबने एक दूसरे को फिर से बधाई दी। इतने में पीहू भी कपड़े बदल कर आ गई। दीपेन उसको देखकर मुस्कुरा दिया। पीहू अपनी दीदी पूजा के साथ आकर खड़ी हो गई। पीहू ने सबको मिठाई दी। फिर फूफा जी पुरोहित जी से कहने लगे कि अब हम चले, शादी की बहुत सी तैयारी अब करनी है, 10 ही दिन का समय है बीच में। उन लोगों के जाने के बाद सभी वहीं बैठकर शादी की तैयारियों की बातें करने लगे। मेहमानों की लिस्ट, सामान की लिस्ट आदि बनाने के बाद पुरोहित जी सारी तैयारियों के लिए किस किस को जिम्मेवारी सौंपनी है उसके बारे में सोचने लगे। अम्मा और पीहू के हिस्से में कपड़ों और गहनों की खरीदारी आई। बाकी की सारी तैयारी पुरोहित जी ने अपने शिष्यों से करवाना का सोच लिया। अम्मा भी अपने कमरे में चली गई और पीहू और पूजा वहां बैठी थी। पीहू ने पूजा को छेड़ा, दीदी तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। एक तो जीजू इतने हैंडसम, ऊपर से इतनी बड़ी हवेली, तुम्हारे तो ठाठ हो जाएंगे ठाठ। पूजा कुछ नहीं बोली, बस अपने ख्यालों में खोई हुई रही। दीदी अभी से सपने देखने लग गई, अभी तो 10 दिन है बीच में। पता है रे मुझे। अच्छा दीदी एक बात तो बताओ, जीजाजी कैसे लगे तुझे? मुझे तो बड़े अच्छे लगे। तो तू ही कर लेना उनसे शादी। बाप रे बाप दीदी क्या कह रहे आप? मुझे अगर पढ़ाई न करनी होती ना तो मैं तो सच में शादी कर लेती उनसे। तभी अम्मा वहाँ आई और पीहू की बात सुन ली। अम्मा ने गुस्से में उसकी पीठ पर एक धौल जमा दिया। पढ़ लिख कर निर्लज्ज बन जावे है, शर्म ना आवे तुझे? अपनी बहन के पति पर नजर रखे। आने दे तेरे पिता को, अच्छी खबर लेवेंगे। पीहू ने मिन्नत करी, अरे नहीं अम्मा, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। वो तो दीदी कोई बात ही नहीं कर रही थी, बस इसीलिए उनकी राय जानना चाह रही थी। ठीक है, जा जाकर रसोई समेट दे तो, बीजू बर्तन धो रहा है। पीहू चली गई तो पीछे से अम्मा पूजा से बोली, क्या हुआ, खुश क्यों ना है तू? घर बार लड़का सब तो बहुत अच्छा है, फिर काहे तेरा मुंह लटका है? कुछ नहीं अम्मा, वो तो इस घर से चले जाऊंगे ना तो मन उदास है। ये बात सुन के दोनों को ही रुलाई निकल आई। फिर अम्मा पूजा को चुप कराते हुए बोली, अरे मन छोटा न कर बिटिया, जमाई राजा तो मुझे भले मानस लगते हैं। जब कहोगी तो वे हमसे मिलाने ले आएंगे तुम्हें। पूजा चुप रही। अगले दिन से जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तैयारियां करते करते 8 दिन निकल गए। सारा सामान तैयार है, सब कुछ बुक हो चुका है। तभी राहुल, जो कि पूजा से प्यार करता था, वह पुरोहित जी के पास आया। पुरोहित जी राहुल को देखकर गुस्सा हो गए। पुरोहित जी और पूजा के अलावा और कोई भी राहुल के बारे में जानता नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? राहुल में आया, अंकल जी पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ। ना ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ।
बड़े मुश्किल से मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। तुम्हारी वजह से मैं उन्हें ख़राब नहीं करना चाहता। आपकी बेटी की खुशियाँ मेरे साथ ही है, ये बात आप समझ ही नहीं रहे हैं। अब तुम मुझे समझाओगे कि मेरी बेटी की खुशियाँ किसमें हैं? राहुल ने फिर विनती की। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं पूजा को बहुत खुश रखूंगा। मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढ चुका हूँ और वहाँ मैं पूजा को भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। पूजा के पिता ने गुस्से में पूछा, कितने रुपए की है तुम्हारी नौकरी? क्या खुशियाँ दे पाओगे तुम उन रुपयों से मेरी बेटी को? मैंने मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में किया है, घर बढ़िया है, वर बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। मेरी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। लेकिन प्यार वो तो मुझसे करती है ना। बस करो, तुम हद से भी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो। शर्म नहीं है तुम्हें? किससे क्या बात करनी है ये समझ में नहीं आता। चले जाओ तुम अब। मैं अब तुम्हें एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल जी, एक बार मेरी पूजा से तो बात करवा दीजिए। मुझे पता है आपके फैसले में उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी। पुरोहित जी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने राहुल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। राहुल निराश होकर चला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह पूजा से मिलने के लिए बेचैन था और उससे मिलने की आस लिए ही उसके घर के बाहर पहुंचा था। थोड़ी देर बाद पूजा खिड़की के पास गई तो उसे सामने राहुल दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली। राहुल ने पूजा को नीचे आने का इशारा किया। पूजा जब बाहर जाने लगी तो अम्मा ने पूछा, कहाँ जा रही है? शादी को 2 दिन रह गए, अब बाहर नहीं जा सकती। तो पूजा ने एक बहाना बना दिया कि उसकी अंगूठी नीचे गिर गई है, उसी को लेने जा रही है, और ये किया कि वो बाहर भाग आई। कहाँ चले गए थे तुम राहुल? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। शहर ही गया था पूजा, तुम्हारे साथ शादी करने के लायक जो बनना था। पर तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इंतजार तो तब करती ना जब मुझे कुछ पता होता। मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कोई संदेश भी तो नहीं दिया था, बस चुपचाप चले गए। बस सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं तुमसे मिल भी नहीं पाया। पर अब आगे क्या होगा पूजा? ये शादी मत करो। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अभी आगे वे और कोई बात करते तभी उन्हें सामने से पुरोहित जी आते दिखाई दिए। पूजा झट से अंदर चली गई। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। शादी के दिन जब बारात आई तो राहुल थोड़ी दूर खड़ा होकर बारात को देख रहा था। उसका मन बहुत बेचैन हुआ। वह किसी भी हालत में पूजा को खोना नहीं चाहता था। उधर पूजा का भी यही हाल था। सोच रही थी क्यों ना दीपेन से ही बात की जाए। जैसे ही बारात पहुंची वह दीपेन को मिलने का मैसेज भेजती है। दीपेन उससे उसके कमरे में मिलने गया तो वह उसको सारी बात बता देती है। दीपेन बोला, अब ये कैसे हो सकता है? यह बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तब तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। पूजा बोली कि पहले राहुल से उसकी बात ही नहीं हुई थी। उसने उसको बहुत फ़ोन किए, लेकिन उसका नंबर नहीं था, इसलिए वो कुछ बता नहीं पाई। अब वह आ गया है और मुझसे शादी करना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद दीपेन के दिमाग में एक विचार आया। वह सब बड़ों को बुलाकर उनसे बात करने के इरादे से बाहर गया। जब सब लोग आए तो वह अपनी बुआ जी से बोला कि मुझे तो पीहू से शादी करनी है, मुझे पीहू ही पसंद है। बुआ जी उसको डांटने लगी, ये क्या बचपना है? जब मैंने उस दिन तुम्हें पूछा था तब क्यों नहीं कहा था? यहाँ पर कोई खेल खेला जा रहा है क्या? पूजा दुल्हन बनी है, उसका क्या होगा? उसके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। सब लोग पहुंच चुके हैं, क्या जवाब देंगे ये सब लोग और हम लोग उन लोगों को? पीहू तो पंडाल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। अंदर क्या चल रहा है इस बात का पीहू को बिल्कुल भी पता नहीं था। जब काफी देर तक उसे विवाह संबंधी कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो उसने बिजू से पूछा। तो बोला, सब ऊपर वाले कमरे में है। तो वह भी ऊपर की ओर चली गई। पुरोहित जी समझ गए कि ये सब किया धरा पूजा का है। वे उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। पूजा ने अपनी नजरें झुका ली। पुरोहित जी परेशान हो गए, बोले, अभी पीहू छोटी है, उसकी पढ़ाई चल रही है, उसकी इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता हूँ? पता नहीं पीहू भी शादी के लिए तैयार होगी कि नहीं। तो ठीक है, उसको बुलाकर पूछ लीजिए ना, जैसा वो कहेगी वैसा ही कर लेंगे, बुआ जी ने कहा। दीपेन ने उनको समझाया, पढ़ाई की चिंता आप ना करें, वह जितना चाहे उतना पढ़ सकती है। उसकी पढ़ाई की सब जिम्मेदारी अब मेरी। आप बस उससे पहले पूछ तो लीजिए। पीहू बाहर खड़े रहकर सारी बातें सुन रही थी। वो बड़ी परेशान हो गई। उसे दीपेन पर बड़ा गुस्सा आया। वह उसको गुस्से से घूरने लगी।
पुरोहित जी ने पीहू को दूसरे कमरे में ले गए और साथ में अम्मा को भी बुला लिया। वो तो घबराहट के मारे रोए जा रही थी। पुरोहित जी ने पीहू से पूछा, बेटा तुमने सुन तो लिया है ना सब? वे तुम्हारी पढ़ाई भी न रुकने देंगे, तो बताओ क्या उत्तर दूं मैं उन लोगों को? पिताजी, वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें कुछ कहने की अपेक्षा उनकी बात मान रहे हैं। तो क्या करूं? भारत को खाली वापस भेज दूं? दो दो बेटियों की शादी करनी है मुझे। कौन लेकर आएगा फिर रिश्ता तुम लोगों के लिए? पर दीदी का क्या? ये उनकी बेइज्जती नहीं है क्या? अरे तुम उसकी चिंता छोड़ो, तुम हाँ करो बस। इतना अच्छा रिश्ता है, आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ मांगा है उन्होंने। पर दीदी, उसकी भी शादी आज ही होगी। मेरी नज़र में है एक लड़का। कहकर वे कुछ सोचने लगे। पीहू और अम्मा उनको हैरानी से देखती रह गई। पीहू की अम्मा और बाबूजी दूसरे कमरे में जाकर विचार विमर्श करने लगे। अम्मा बोली, जमाई जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है जी? पीहू उनसे कितनी छोटी है। और पूजा का क्या होगा? जमाई जी को क्या हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है? हमारी इज्जत उछालना चाहते हैं? अरे रजनी, दीपेन बहुत अच्छा लड़का है। उसने हमारी इज्जत उछाली नहीं है, बल्कि हमारी इज्जत बचाई है। ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी रजनी को राहुल वाली सारी बात बता दी। पुरोहित जी ने फिर राहुल को बुलवाया। फिर मंडप में पीहू और दीपेन, पूजा और राहुल, इन दोनों जोड़ों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। राहुल और पूजा के जाने के बाद पीहू की जब डोली जाने लगी, तब पुरोहित जी पीहू से बोले, बेटा अपना ध्यान रखना। दीपेन जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें कभी शिकायत का मौका मत देना। पीहू अपने पिताजी से कुछ नहीं बोली, बस रोते रोते चली गई। जब पीहू की डोली दीपेन के घर पहुंची तो सारी रस्मों करने के बाद पीहू बहुत थक गई थी। तो बुआ जी उसे ऊपर के कमरे में आराम करने के लिए भेज दिए। बिस्तर पर लेटने पर पीहू को दिन भर की घटनाएं याद आने लगी और दीपेन के प्रति उसका गुस्सा बढ़ने लगा। तभी दीपेन कमरे में पहुंच गया। दीपेन को देखते ही वह गुस्से में बिस्तर से उठ बैठी और उससे कहने लगी, ये सब क्या है? ये आपने क्या तमाशा बनाकर रखा है? आपने मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहा? दीपेन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा और बदलने चला गया। पीहू हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। जब वह बाहर आया तो पीहू फिर से बोली, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने आप को समझते क्या है? आप जो कहेंगे वैसे ही होगा। ऐसा सोचा कैसे आपने? दीपेन तब भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना तकिया और चादर लेकर बालकनी में चला गया और वहां जाकर झूले पर बैठ गया। पीहू गुस्से से उसे देखती रही और सोचती रही कि किस तरह का लड़का है ये। मैं बात कर रही हूँ, मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा और बाहर जाकर बैठ गया। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? ऐसे ही वह थोड़ी देर सोचती रही। ऐसे सोचते सोचते उसको नींद आ गई और वो सो गई। उधर दीपेन की नज़रों से नींद कोसों दूर है। उसने सोचा, अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैंने उसके साथ शायद अन्याय कर दिया है। उस पर अपनी मर्जी थोप दी। अब मैंने उससे ढंग से बात भी नहीं की। कितना अकेलापन लग रहा होगा उसे। मुझे उससे बात करनी चाहिए। सोचते हुए वह पीहू के पास गया, पर वो तो सो गई थी, इसलिए वो वापस बाहर चला गया। सुबह जब पीहू की नींद खुली तो बालकनी में जाकर देखा, पर वहां दीपेन नहीं था। तब वह नहा धोकर तैयार हो गई। तभी दीपेन कमरे में आया। पीहू ने साधारण सा सूट पहना था। वह उसको सूट में देखकर पूछने लगा, ये सब क्या है? तुमने सूट क्यों पहना है? मैं कॉलेज जा रही हूँ इसलिए। वहां भारी भरकम साड़ी पहनकर तो नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन आज तुम कॉलेज थोड़ी जा सकती हो। आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। बुआ जी अभी तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा रही हैं, वो ही पहन लेना तुम। मुझे कोई मुंह दिखानी नहीं करवानी है, मैं तो कॉलेज जाऊंगी। उतने में माया, जो उनके घर में काम करती थी, वो कपड़े लेकर आ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दीपेन ने उसको अंदर आने के लिए बोल दिया। जी मालकिन ने ये कपड़े आपके लिए भिजवाए हैं, पहन लीजिए। उसने पीहू को कपड़े दिए और चली गई। लेकिन पीहू ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगी, दीपन ने उसकी बाजू पकड़ ली और पूछा, तुम जा कहाँ रही हो? बताए तो सही। कॉलेज जा रही हूँ। वापस आओ और आकर ये कपड़े पहनो। आज तुम कॉलेज नहीं जा सकती। मैंने भी आपको कहा है ना, मैं आपका कोई कहना नहीं मानूंगी। दीपन ने उसको समझाया, चुपचाप से साड़ी पहन लो, तमाशा मत बनाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच के झगड़े के बारे में किसी और को पता चले। जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास,
मैं बाहर खड़ा हूँ, और अगर मैं ना पहनूं तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? नहीं, मारूंगा तो नहीं। हाँ, फिर साड़ी मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें पहनानी पड़ेगी। दीपेन साड़ी उठाकर जैसे ही आगे बढ़ा तो पीहू बोले, रुक जाओ, पहन लेती हूँ। दीपेन साड़ी पीहू को पकड़ा करके बाहर चला गया। पीहू साड़ी पहनकर तैयार हो गई। 10 मिनट के बाद में कमरे से बाहर आ गई। दीपेन उसको देखकर एक पल तो पलक झपकाना भी भूल गया। फिर अगले ही पल वही सख्ती उसके चेहरे पर छा गई। मुंह दिखाई की रस्म करने के बाद और रीति रिवाज करने के बाद शाम को पीहू अपने कमरे में जा लेटी। दीपेन बाहर से आया तो माया ने उसे बताया कि बहू रानी ने तो सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। दीपेन उससे बोला कि तुम खाना लेकर आओ यहाँ। माया खाना लेकर जब ऊपर आई तो दीपेन कमरे के बाहर से उससे थाली ले लिया। जैसे ही वह कमरे में गया तो देखा कि पीहू कमरे में बैठे रो रही थी। पीहू, माया ने मुझे बताया कि तुमने सुबह से खाना नहीं खाया, उठो खाना खा लो। जब पीहू कुछ न बोली तो दीपेन ने फिर से कहा, पीहू उठो खाना खा लो। पीहू गुस्से में ही बोली, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। तब दीपेन उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गया। खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हर काम आप धमकी देकर करवा लोगे? सुबह आपने धमकी देकर मुझे तैयार करवा लिया और अब खाना खाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपका कोई कहना नहीं मानूंगी। आप चाहे मारो, चाहे जो मर्जी करो, मुझे खाना नहीं खाना। तब दीपेन उसके साथ बड़े प्यार से बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो पीहू। जिन परिस्थितियों में हमारी शादी हुई है ना, उन्हें समझो तो सही। इन परिस्थितियों को मैं थोड़ी बदल सकता था। शादी मजबूरी में ही हुई है। उस समय देखो, बारात तो लौटाई जा सकती नहीं थी। तुम्हारे परिवार की और हमारे परिवार की दोनों की तो बदनामी होती कि नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो तुम्हारे सपने हैं उन्हें पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ दूंगा। ये कमरा अब तुम्हारा है। यहाँ पर तुम जैसे रहना चाहो रह सकती हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात में दखलंदाजी नहीं करूँगा। पर इस घर की इज्जत पर आँच नहीं आनी चाहिए और ना ही हमारे रिश्ते की बात इस कमरे से बाहर जानी चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से इस घर का तमाशा बना, इस घर की इज्जत उछाली गई, तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए तुम इस कमरे से बाहर इस घर के रीति रिवाज और मेरे कहे का पालन करोगी। मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ। ये तो मंजूर है तुम्हें? चलो अब खाना खा लो। दीपेन निवाला उसके मुंह की तरफ ले गया और पीहू ने खाना शुरू कर दिया। सारा खाना दीपेन ने उसे अपने हाथों से ही खिलाया। खाना खाने के बाद जैसे ही दीपेन जाने लगा तो पीहू बोली, आपसे एक बात पूछूं? आपने मुझसे शादी क्यों की? अरे, इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता और न ही ये बात दोबारा मुझसे पूछना। तुम्हें मालूम तो है, मजबूरी में शादी हुई है हम दोनों की, दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के खातिर। अगले दिन से पीहू कॉलेज जाने लगी और दीपेन अपने काम में व्यस्त हो गया। बुआ जी ने देखा कि दोनों में नई नई शादी वाली कोई बात नहीं है, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो एक दिन दीपेन जब काम पर जाने लगा तो बुआ जी ने उसे अपने पास बुलाया। दीपेन, क्या बात है बेटा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? तुमने खुद ही अपनी पसंद से शादी की है और अब तुम खुद ही ऐसे उखड़े उखड़े से क्यों रहते हो? ना तो पीहू और ना ही तुम्हारे चेहरे पर ही कोई खुशी दिखाई देती है। ऐसा तो कुछ नहीं बुआ जी। तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे। दीपेन ने उनके गोद में सिर रख लिया और बुआ जी उसका सिर सहलाने लगी। बुआ जी बड़े प्यार से बोली, तू जब छोटा था ना, तब से मैंने तुझे पाला है। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तेरे चेहरे को देखकर मुझे पता चल जाता है कि तेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। मुझे सच सच सारी बात बता कि क्या हुआ था शादी वाले दिन। दीपेन कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचकर बुआ जी को सारी बात बताने का उसने निश्चय कर लिया। वो बुआ जी से बोला, बुआ जी, पूजा किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे अपने कमरे में बुलाकर यही बात बताई थी। बुआ जी बड़ी हैरान हो गई। अगर ऐसा था तो उसने पहले से ही क्यों नहीं बताया था? वह जिस लड़के से शादी करना चाहती थी ना, वो शहर चला गया था और उन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया और शादी से 2 दिन पहले ही वह वापस आया था, उसे मिला था, इसलिए उसने पहले हमें नहीं बताया। लेकिन बेटा, पीहू से शादी करने का निर्णय क्यों लिया? वो अभी तो तुमसे प्यार नहीं करती।
तो और क्या करता बुआ जी, बारात खाली वापस ले आते हम। क्या इज्जत रह जाती हमारी और उनकी। ये सही है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर वह किसी और से भी तो नहीं करती। यही क्या कम है। बुआ जी चुप रह गई। थोड़ी देर ऐसे ही उसका सिर सहलाती रही, फिर उसे बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा बुआ जी, अब तो मैं चलूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए। एक दिन पीहू का घर में मन नहीं लग रहा था। घर पर कोई था भी नहीं। बड़ा अकेलापन सा लग रहा था उसे। माया से बोलकर पीहू ने कॉफ़ी बनवाई और उसे बोली कि उसके कमरे में दे जाए। पीहू उसके कमरे से निकलकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। उसने अपनी हवेली में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। बाईं तरफ बहुत ही खुली, बहुत बड़ी ज़मीन थी। जब उसने दाईं तरफ देखा तो उनकी हवेली से थोड़ी दूर एक पुराने से टूटी फूटी सी हवेली और बनी हुई थी। वह हवेली बड़ी रहस्यमय सी लग रही थी। पीहू लगातार उसी की तरफ देखे जा रही थी। तभी उसे वहां दो तीन आदमी आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि हवेली थोड़ी दूर थी तो वह उन आदमियों को पहचान नहीं सकी। पर वह सोचने लगी, इस खंडर नुमा हवेली में रहता कौन होगा। ऐसे ही वह कुछ देर देखती रही। इतने में दो आदमी तो हवेली के अंदर चले गए और एक उधर से वापस उनकी हवेली की ओर आने लगा। जब वह आदमी थोड़ी और पास आया तो पीहू ने पहचान लिया। अरे, ये तो फूफा जी है। फूफा जी किसी काम से गाड़ी में बैठकर चले गए। तभी माया कॉफी लेकर आ गई। पीहू माया से पूछने लगी कि तुम्हें कितना समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए। बहू जी, मुझे 5 साल हो गए। और ये जो सामने वो हवेली है ना, इसमें कौन रहता है, किसकी है ये। अरे बहू रानी, ये तो साहब की हवेली ही है। बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नई हवेली बनवा ली। वहाँ तो अभी कोई भी नहीं रहता। क्योंकि पीहू पुरातत्व विज्ञान की छात्रा थी तो उसे पुरानी चीजें देखने में बड़ी रुचि थी। उसे जब पता चला कि यह कई सालों पुरानी हवेली है तो बड़ी उत्सुक हो गई हवेली को देखने के लिए। कॉफी पीते पीते पीहू ने उससे पूछा, माया, तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे वह हवेली घुमा लाओ। माया घबरा गई। ना बहू जी ना, हम तो ना जाएंगे उधर। वहाँ कोई भी नहीं जाता। हमने सुना है वहाँ पर भूतों का डेरा है। साहब ने भी इसीलिए इधर नई हवेली बनवा ली है। तुम्हें किसने कहा कि वहाँ पर भूत रहते हैं। एक बार बड़े साहब, मतलब कि दीपेन के फूफा जी, ऐसे ही टहलते टहलते उधर चले गए थे तो उन्होंने वहां पर कुछ आवाजें सुनी। उन आवाजों को सुनकर जैसे ही हवेली की तरफ जाने लगे तो उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें धक्का मारा और वे बड़ी जोर से वहां गिर गए थे और उनका माथा सीढ़ियों से टकरा गया था। उन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और फिर वो बेहोश भी हो गए थे। तब से उधर जाने की सबको मनाही है। किसने मना किया उधर जाने से। बड़े साहब ने ही मना किया है। तो बस फूफा जी उधर जाते हैं और कोई नहीं जा सकता। ना बहुरानी, वे भी उधर नहीं जाते। तभी माया को याद आ जाता है कि उसने चूल्हे पर दाल रखी थी तो वो उठकर चली गई और पीहू के मन में सैकड़ों सवाल छोड़ गई। पीहू की बात पर माया सोच रही थी कि अगर 5 साल पहले ही इन्हें हवेली में भूतों का पता चला और तब उन्होंने नई हवेली बनवाई तो 5 ही सालों में यह हवेली इतनी जर्जर हालत में कैसे पहुंच गई। और फिर अगर फूफा जी को भूत दिखाई दिए हैं तो वह दोबारा वहां पर क्या करने जाते हैं। और वे लोग कौन थे जिनसे फूफा जी बात कर रहे थे। हो ना हो अंदर कोई ना कोई राज छुपा है। इस राज को बाहर लाना ही पड़ेगा। पर कैसे, कैसे पता चलेगा उसे इस रहस्य के बारे में। पीहू बैठी बैठी सोचती जा रही थी। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया और वह उठकर अंदर के कमरे में जाकर दीपेन की अलमारी चेक करने लगी। सब कुछ चेक करने के बाद भी कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण सुराग उसके हाथ नहीं लगा। शाम को जब दीपेन आया तो खाना खाने के बाद वह बालकनी में बैठा था। पीहू भी उसके पास चली गई। दीपेन हैरान हो गया कि यह आज इधर कैसे आ गई। पीहू दीपेन के पास झूले पर बैठ गई। कुछ काम था तुम्हें। नहीं, काम तो कोई नहीं था। क्या मैं ऐसे ही बैठ नहीं सकती। बैठ सकती हो पर कभी बैठी नहीं इसलिए पूछ रहा। फिर थोड़ी देर दोनों के बीच में खामोशी छाई रही। तब पीहू ही इस चुप्पे को तोड़ते हुए बोली, कुछ अपने बारे में तो बताओ दीपेन। दीपेन उसे अपने बचपन की कुछ बातें, इधर उधर की बातें बताने लगा। फिर पीहू दीपेन से बोली, आपके मम्मी पापा, उनके बारे में बताइए
और घर में उनकी कोई तस्वीर क्यों नहीं लगा रखी? दीपेन बोला कि उस घटना में सब कुछ जलकर राख हो गया था। किस घटना में? पीहू ने हैरानी से पूछा। दीपेन उसे बताने लगा कि जब उसके पिताजी की मौत की खबर उसकी माँ ने सुनी तो माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई थी और किसी को पहचानती नहीं थी। उनका बहुत इलाज करवाया गया पर वे ठीक न हो सकी। ऐसे ही थोड़े दिन निकले। एक दिन मैं, बुआ और फूफा जी सब बाहर गए हुए थे। घर में मेरी मम्मी और दो नौकरी थे। तो पीछे से पता नहीं कैसे घर को आग लग गई और सब लोग उस आग में जिंदा जल गए और सारा सामान भी राख हो गया। ओह! आग कैसे लग गई? ये तो बताने वाला कोई बचा ही नहीं था, इसीलिए किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी। पीहू के मन में फिर से सवालों की झड़ी लग गई थी, लेकिन फिर भी उसने दीपेन से इस बारे में और कोई सवाल नहीं पूछा। क्या सोचने लग गई पीहू? कुछ नहीं, बस आपकी माँ के बारे में सोच रही थी। तुम्हें माँ की तस्वीर देखनी है? मेरे पास एक तस्वीर है, बुआ जी ने मुझे दी थी, वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और पीहू को लेकर अपनी अलमारी के पास गया और अलमारी के लॉकर में से एक फाइल निकाली। उसमें उसने अपनी माँ की तस्वीर लगा रखी थी। वो उसने पीहू को दिखाई और बोला, यह है मेरी माँ की तस्वीर। पीहू ने तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा, फिर पूछा, फूफा जी क्या काम करते हैं? सारी खेती बाड़ी का काम फूफा जी तो देखते हैं और जो यह किसान ब्याज पर पैसे लेते हैं ना, इन सब का हिसाब किताब भी फूफा जी रखते हैं। तो यह सारा काम क्या उस पुरानी हवेली से करते हैं? पुरानी हवेली से क्यों करेंगे? उसकी हालत तो देखो, उसमें कोई काम कर सकता है क्या? वहां पर तो जाना भी मना है, दीपेन ने बताया। क्यों मना है? जो बात माया ने पीहू को पहले बता दी थी, दीपेन ने भी वही बात पीहू को बताई। अच्छा, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोने जाना होगा, सुबह जल्दी तो उठना है। दीपेन एक पल के लिए तो हैरान होकर उसे देखता रहा, फिर वह वापस बालकनी में चला गया। अगले दिन पीहू कॉलेज नहीं गई। उसके मन में हवेली का राज जानने की उत्सुकता है, इसलिए वह जानबूझकर देर तक सोई रही। दीपेन ने उसे सोता देखा तो पूछा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? उठी नहीं अभी? दीपेन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज नहीं जाऊंगी। क्या हुआ है? चलो डॉक्टर को दिखा लाएं। नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी तो कोई तकलीफ नहीं है, वो तो बस रात को ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ी थकान लग रही है। थोड़ी देर और सो लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आप अपने काम पर जाइए। दीपेन के चले जाने के बाद पीहू बिस्तर से तुरंत उठी। फूफा जी भी किसी काम से बाहर चले गए, तो वह चुपचाप हवेली से बाहर निकलकर दाईं तरफ की हवेली की ओर चली गई। धीरे धीरे सब तरफ देखते हुए, छुपते छुपाते हुए वह चली जा रही थी कि तभी उसके पाँव के नीचे कुछ चुभ गया। जब वह पाँव के नीचे देखने लगी तो उसे एक बच्ची की पायजेब वहां पर पड़ी दिखाई दी। उसने पायजेब उठा ली और इधर उधर देखने लगी कि शायद उसका दूसरा जोड़ा भी पड़ा हो, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह हवेली की ओर बढ़ने लगी। जैसे वह आधे रास्ते पहुंची कि तभी उधर से फूफा जी की कार आकर रुकी। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। फूफा जी सीधे हवेली के अंदर चले गए। वह पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही थी। करीब आधा घंटे के बाद दो आदमी हवेली से बाहर आए। उनके हाथ में एक बोरी थी। बोरी में कुछ सामान बंधा था। बोरी को लाकर फूफा जी की गाड़ी में रख दिया। वे लोग वापस हवेली के अंदर चले गए। पीहू काफी देर खड़ी देखती रही, लेकिन फिर बाहर कोई नहीं आया। फिर पीहू ने सोचा कि आज तो हवेली के अंदर नहीं जाया जा सकेगा। फूफा जी तो बाहर आ ही नहीं रहे। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके पीछे फूफा जी खड़े थे। वह एकदम से डर गई और हैरान होकर फूफा जी को देखने लगी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो पीहू? पीहू से कुछ बोलते नहीं बना, जैसे उसकी घिक्की बन गई हो। मन ही मन सोचने लगी कि आज तो मैं बुरी फंसी हूँ। पीहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? पीहू डर गई। कुछ नहीं, अंदर मन नहीं लग रहा था तो बस ऐसे ही घूमने चली आई। घूमने जाना है तो दूसरी तरफ चले जाओ, इधर आना मना है। हवेली में भूतों का डेरा है, जाओ घर जाओ। पीहू ने एक नज़र हवेली की ओर देखा और फिर वापस नई हवेली की ओर चल पड़ी। फूफा जी भी उसके साथ ही चल रहे थे। हवेली के अंदर पहुंचकर पीहू बुआ जी के पास ही हॉल में बैठ गई और फूफा जी अपने कमरे की ओर चले गए। बुआ जी माया को चाय बनाने के लिए बोली। माया चाय बनाकर ले आई तो बुआ जी माया से बोली,
चाय बड़े साहब के कमरे में भी पहुंचा दो। पीहू बोली, चाय मैं दे आती हूँ बुआ जी। सुनकर बुआ जी खुश हो गई। पीहू कमरे के बाहर पहुंचकर फूफा जी को आवाज लगाने लगी, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। पीहू कमरे के अंदर चली गई, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कमरे में फूफा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। बाथरूम का दरवाजा भी खुला है, इसका मतलब वहां पर भी उनके होने की कोई संभावना नहीं थी। पीहू मुंह में ही बड़बड़ाने लगी, सब तरफ शोर मचा रखा है, हवेली में भूत है, मुझे तो यही भूत लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से टपक पड़ते और कहाँ पर गायब हो जाते। इस तरह से बड़बड़ाते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो पीछे फूफा जी खड़े थे। उसकी तो डर के मारे चीख से निकल गई और चाय का कप हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो बाहर की ओर भागी। बाहर दीपेन उसकी चीख की आवाज सुनकर जैसे ही पलटकर देखने लगा, पीहू एकदम से उससे टकरा गई। दीपेन और बुआ जी एक साथ ही बोले, अरे क्या हुआ? तभी पीछे से फूफा जी कहने लगे कि यह मुझे कमरे के अंदर ढूंढ रही थी, मैं वहां था नहीं, मैं किसी काम से बाहर गया था। जैसे ही यह वापस आने के लिए पीछे की ओर मुड़ी तो मुझे दरवाजे पर देखकर डर गई, इसलिए डर के मारे चीखी। सब मुस्कुराने लगे। पीहू भी अब तक थोड़ा संभल गई थी और सभी फिर वहीं बैठकर चाय पीने लगे। 2-3 दिन तो पीहू को हवेली के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। एक दिन वह दोपहर के समय कॉलेज से वापस आ रही थी तो फूफा जी को बाहर जाते हुए देखकर पुरानी हवेली की ओर मुड़ गई। वहां पहुंचकर वह हवेली को चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगी। सब कुछ टूटा फूटा खंडर सा था, सब कमरे टूटे फूटे से थे, वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही घूमते हुए वह हवेली के पीछे की ओर गई तो एक कमरे में से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा की तरफ बढ़ी, कमरे के पीछे छुपकर आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी, पर उसे साफ साफ कुछ समझ में नहीं आया। दरवाजा खुला था तो वह अंदर झांक कर देखने लगी। जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई और तभी पीछे से आकर उस पर कोई वार कर गया और वह बेहोश हो गई। पीहू को अब बिल्कुल भी अपना बचाव करने का मौका नहीं मिला। वह देख ही नहीं पाई कि पीछे से उसके सिर पर वार भी किसने किया था। वह बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो वह एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरा बाहर से पूरी तरह बंद नहीं था, बस हल्का सा उड़का हुआ था। वह अपनी आंखें मलने लगी और अपने सिर को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे एकदम से चक्कर ही आ गया और वह फिर से लेट गई। उसे थोड़ी देर पहले की घटना याद आने लगी। सोचा, वह क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी 2 आदमी अंदर आए, पर पीहू बेहोश होने का नाटक करती रही। वो दोनों फिर से बाहर चले गए। पीहू फिर धीरे से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर उसे कोई दिखाई दिया नहीं। वह अब कमरे से बाहर निकल आई, तब उसे एक तरफ से आवाजें सुनाई देने लगी, तो वह उस ओर बढ़ गई। वहां पर बच्चे और लड़कियां बैठे थे। कुछ बच्चे रो रहे थे और लड़कियां सिसकियां ले रही थी। उनकी आंखों में सोनापन भरा था, जैसे जिंदा रहने की इच्छा ही मर चुकी हो। पीहू सोचने लगी कि इन सबको क्यों कैद करके रखा गया है। तभी पीछे से 2 नकाबपोशों ने उसको पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें होश कब आया? नाटक कर रही थी हमारे साथ? दूसरा नकाबपोश बोला, ले चलो इसे भी अंदर, इसका भी वही हाल करेंगे जो इन सब का करना है। छोड़ दो मुझे, पीहू चिल्लाए। कौन हो तुम लोग? सही से बताओ, इन बच्चों को और लड़कियों को क्यों कैद करके रखा है? क्या करते हो तुम इनके साथ? चुप, कितना बोलती है तू? नकाबपोश ने बोला, इसके मुंह पर पट्टी बांध दो। वे पीहू को अंदर ले जाकर उन बच्चों के साथ ही बिठाए। पहला नकाबपोश बोला, जानना चाहती है इनके साथ क्या करते हैं? इनको बेच देते हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय खर्चा करना पड़ता है इनको बहला फुसला कर यहाँ तक लाने में। लेकिन तू तू तो खुद ही आकर फंस गई। अब तेरा भी वही हाल होगा जो इनका होगा। पीहू जोर से बोली, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, गैर कानूनी काम है, पुलिस तुम लोगों को पकड़कर जेल में डाल देगी। इस सब को बंद करो, आज़ाद करो इनको। नकाबपोश हंसने लगा, चुप करो तुम, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी चुप। नकाबपोशों ने उसके हाथ पैर बांधे और मुंह पर पट्टी बांधी। पीहू हिलडुल कर खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, पर उसमें सफल न हुई। उधर जब बहुत ज़्यादा समय निकल गया और पीहू घर नहीं पहुंची तो बुआ जी चिंतित हो गई। पीहू तो सही समय पर घर वापस आ जाती है, कभी उसे इस तरह देर नहीं हुई,
पता नहीं क्या बात हुई होगी। वो सोच सोच कर चिंता में पड़ गई और दीपेन को फ़ोन किया। उन्होंने उसे बताया कि पीहू कॉलेज से अब तक वापस घर नहीं आई है। दीपेन बोला, आ जाएगी, किसी काम से कहीं गई होगी। बुआ जी बोली, अरे नहीं, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। वह तो ऐसे कभी नहीं करती। अगर कुछ काम होता तो वह बताती ज़रूर। तुम पता करवाओ। ठीक है, मैं अभी कॉलेज चला जाता हूँ, वहाँ जाकर पता कर लेता हूँ। दीपेन कॉलेज में पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि वो कॉलेज में तो कोई भी विद्यार्थी अब शेष नहीं है, सभी निकल गए हैं। सुनकर वो वापस घर पे आया। फिर दीपेन ने पीहू के मम्मी पापा के घर पर भी फोन लगाया। वो तो वहां भी नहीं पहुंची थी। पीहू के मम्मी पापा भी परेशान हो गए। दीपेन पीहू की किताबों में से एक दो दोस्तों के नंबर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें भी फोन करने लगा, पर किसी को भी पीहू के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। दीपेन पीहू की फोटो लेकर आसपास के इलाकों में पता करने लग गया। वहां लोगों को पीहू की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन पीहू के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। वह थका मांदा घर वापस आया। घर पर पीहू के मम्मी पापा पहले से ही पहुंचे हुए थे। दीपेन को देखते ही पीहू की अम्मा तो रोने लग गई। दीपेन ने उन्हें सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, पीहू मिल जाएगी। मैं हूं ना, किसी काम में फंस गई होगी, इसलिए नहीं आ पाई होगी। दीपेन ने उनको तो समझा दिया, लेकिन खुद अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि आखिर पीहू गई तो कहाँ गई। उसे तो यहाँ के इलाके के बारे में अभी ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी। दीपेन ने माया को चाय बनाने के लिए कहा। बुआ जी बोली, माया तो आज छुट्टी पर है, वो किसी काम से शहर बाहर गई है। तभी फूफा जी घबराए हुए से अंदर दाखिल हुए और पीहू के बारे में पूछने लगे। जब उन्हें पता चला कि पीहू अभी तक घर नहीं आई है तो वे दीपन से बोले कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। जब वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। देखिए, अगर कोई गुम हो जाता है तो हम उसकी रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिख सकते। आपको 24 घंटे तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने बताया। अगर इस दौरान वह वापस घर आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उनकी शिकायत लिखकर उनको ढूंढना शुरू करेंगे। दोनों हताश से होकर घर वापस आए। घर आकर बताया कि हमें 24 घंटे तक तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, बुआ जी और पीहू के मम्मी पापा की अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। पीहू के मम्मी पापा के रहने के लिए दीपेन के घर में ही व्यवस्था कर दी गई। दीपेन अपने कमरे में चला गया, पर नींद किसी की आंखों में थी नहीं। सबको पीहू की चिंता सता रही थी। उधर अंधेरा होने के बाद में नकाबपोशों ने खाना खिलाने के लिए पीहू के मुंह की पट्टी और हाथ खोल दिए और बोले कि खाना खा लो। तब उसने कहा, मुझे छोड़ दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। चुपचाप खाना खाओ, ज़्यादा चिड़चिड़ मत करो, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा और ले जाकर अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा। पीहू का तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। वह दर्द भरी निगाहों से उन बच्चों पर एक नज़र डालकर सोचने लगी कि इनकी आंखें रो रो कर पथरा गई है, इनकी तो सिसकियाँ भी खत्म हो चुकी है। बेचारे भाव शून्य होकर खाना खा रहे। पता नहीं कितने समय से ये लोग यहाँ पर कैद है। वह जानना चाहती थी, लेकिन नकाबपोश उस कमरे के अंदर ही खड़े, इस कारण वह उन बच्चों से कोई बात नहीं कर पाती। पीहू सोचने लगी कि जिंदा रहने के लिए खाना कितना ज़रूरी है। कोई इंसान अपने दर्द को लेकर कितनी देर तक भूखा रह सकता है। वह अपनी बेचारगी पर बहुत दुखी हुई। मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। काश कुछ चमत्कार हो जाए और मैं इन सबको यहाँ से आज़ाद करा सकूँ। खाना खिलाने के बाद वे नकाबपोश कमरे से बाहर चले गए। पीहू एक लड़की से बात करने की कोशिश करने लगी। तुम यहाँ पर कैसे पहुंची और कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर आए हुए? लड़की ने कोई जवाब न देकर मुंह दूसरी तरफ फिरा लिया। क्या बात है, चुप क्यों हो? वे लोग तो अब यहाँ पर है भी नहीं। बताओ मुझे। तुम्हें बताऊं तो क्या कर लोगी तुम भी तो हमारी तरह ही कैद हो। तुम्हें बताने से क्या फायदा? अरे तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? पीहू ने उससे पूछा। लड़की बोली, खुश होने का भी तो कोई कारण नहीं है। 2 दिन बाद ये हम सबको बेच देंगे, पता नहीं कौन से शहर, कौन से देश। इस बात में किस तरह की खुशी छुपी हुई है, तुम ही बताओ। उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए। पीहू ने लड़की को चुप कराया। सबसे बात करने के बाद उसे पता चला कि कोई बाहर गली में खेल रहा था, तो वहां से उसको उठा कर ले आए, किसी को बेहोश करके।
तो किसी को कोई चीज़ का लालच देकर घर के बाहर से उठा कर ले आए हैं, किसी को स्कूल के रास्ते से उठा कर ले आए हैं। इस तरह अलग अलग जगह से इन बच्चों को उठाकर यहाँ लाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। पीहू उन सब की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किस तरह से वो अपनी और इन बच्चों की सुरक्षा करती। नकाबपोश तो वहां से हिल ही नहीं रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक और योजना आई, पर वह अकेले इस योजना में कामयाब नहीं हो सकती थी। उसे उन बच्चों की सहायता की भी जरूरत थी। लेकिन बच्चों को सारी बात कैसे समझाए, या नकाबपोश तो उनके पास ही बैठे थे। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आ गया। वो अपने पेट को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगी। नकाबपोश ने बोला, क्यों चिल्ला रही हो? क्या न तमाशा लगा रखा है? वो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आ नकाबपोश दूसरे से बोला, इसे दर्द हो रहा है, जाओ इसको वॉशरूम लेकर जाओ। पीहू बोली, अरे नहीं, ये वो दर्द नहीं है, मुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, उसका दर्द लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो चीखते चिल्लाते हुए ज़मीन पर लौटने लग गई। ये देखकर नकाबपोश दोनों घबरा गए और किसी को फ़ोन करने लगे। पीहू इतने ज़ोर से चिल्ला रही है कि नकाबपोश को फ़ोन पर बात करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो बाहर चले गए। पीहू को मौका मिल गया। वो उन बच्चों और लड़कियों को समझाने लगी कि जब वो इशारा करें तो उन लोगों ने जोर जोर से चिल्लाने चीखते हुए नकाबपोशों पर हमला कर देना है। बच्चे पहले तो डरे, फिर पीहू बोली कि अगर बचना चाहते वो हैं तो हिम्मत तो उन्हें करनी पड़ेगी। तब उन्होंने पीहू की बात मानने के लिए हाँ बोल दिया। नकाबपोश जब दूसरी तरफ के आदमी को पीहू के बारे में बताने लगा तो उधर से उनको खूब डांट पिलाई गई कि तुम लोग उस लड़के को क्यों पकड़ कर लाए हो। नकाबपोश बोला कि इसने हमें देख लिया था, इसलिए हमें इसे जबरदस्ती पकड़ना पड़ा। उधर से आवाज आई कि उसको पेन किलर खिला दो, शायद दर्द रुक जाए। नकाबपोशों ने पीहू को पेन किलर गोली खिला दी, लेकिन पीहू के दर्द में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही चिल्लाती रही। नकाबपोश गुस्से में बाहर निकल गए। जैसे तैसे करके 24 घंटे पूरे हुए, लेकिन पीहू तो घर वापस आई नहीं थी। दीपेन और फूफा जी दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन जाकर पीहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाकर वे लोग घर आए। थोड़ी देर में पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकलता था। पुलिस की टीम आसपास के इलाके में भी छानबीन करने लगी। जब वे लोग दाईं तरफ की हवेली की ओर जाने लगे तो फूफा जी बोले कि वहां पर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां पर भूतों का साया है। परंतु पुलिस वाले इन सब बातों में यकीन नहीं करते और वे सब हवेली की ओर चल पड़े। हवेली में छानबीन करते हुए दीपेन की नजर एक की चेन पर जाती है। यह वही की चेन है जो पीहू कॉलेज जाते समय अपने बैग पर टांगा करती थी। अब दीपेन को पक्का यकीन ही हो गया कि हो न हो पीहू इधर ही आई हो और वहीं से कहीं गायब हो गई होगी। उसने अपना शक पुलिस को बताया। उधर नीचे तहखाने में नकाबपोश 5 है और बच्चे और लड़कियां सब मिलाकर 20 लोग हैं। पीहू सबको समझ जाती है कि आप लोग उन 5 पर भारी पड़ सकते हो। उनमें से एक बच्चा बोला कि उन नकाबपोशों के हाथों में हथियार भी है। अरे अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी नकाबपोश 2 और आदमियों को लेकर आ गए। उन्होंने लड़कियों और बच्चों को सौदा करना था। नकाबपोश सभी लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। उनमें से एक को पीहू पसंद आ गई। वो पीहू का हाथ पकड़कर उसे ले जाना चाहता है। पीहू जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। लेकिन उन आदमियों की पकड़ तो बहुत मजबूत थी। वे लोग पीहू को घसीट कर ले जाने लगे। बच्चे और लड़कियां और ज्यादा घबरा गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नकाबपोश को फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि पुलिस हवेली तक पहुंच चुकी है और तुम लोग अब खतरे में पड़ सकते हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो। और फोन कट गया। नकाबपोश घबरा गए और पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंच गई, ये सब बातें करते हुए घबराते हुए अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगे। पीहू ने अब सब बच्चों को इशारा किया तो सभी बच्चे और लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगे और जो भी सामान उनके हाथ लगा उठा उठा कर नकाबपोशों को मारने लगे। साथ ही बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगे। एक पल को तो नकाबपोश हक्के बक्के रह गए। वे तो दोनों तरफ से फंस गए। यह सारा शोर ऊपर पुलिस को भी सुनाई दिया।
लेकिन उनको समझ में आ नहीं रहा था कि यहाँ से नीचे जाने का रास्ता कौन सा है। दीपेन और फूफा जी को भी नीचे तहखाने के बारे में कुछ पता नहीं है। उनके अनुसार तो नीचे कोई तहखाना है ही नहीं। तहखाने का एक रास्ता दूर खेतों में भी खुलता था। दो नकाबपोश अपनी जान बचाने के लिए उसी कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागे, जिस कमरे के बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको नीचे जाने का रास्ता भी दिख गया। पुलिस के साथ सारे लोग नीचे पहुंचे। उन सभी नकाबपोशों को पकड़ लिया गया और सारे बच्चे और पीहू को भी आज़ाद करवा लिया गया। माया को जब पता चला कि तहखाने का सच सबको पता चल गया है और सारे लोग पकड़े गए, तो उसको अपनी चिंता होने लगी कि कहीं वह मेरा नाम न उगल दे और मैं भी पकड़ी न जाऊं। तो वो चुपचाप हवेली से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां पर पहले से ही तैनात पुलिस ने माया को भागते देखा और पकड़ लिया। पुलिस उन सबको पकड़कर थाने ले गई। बच्चों को भी अपनी कस्टडी में ले लिया गया ताकि उनके घर का पता लगाकर उनको उनके घर तक सही सलामत पहुंचा दिया जाए। पीहू भी अपने घर वापस आ गई। माया और बाकी लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उनका मुखिया कल्लू, जो कि माया का पति है, किसी काम से बाहर गया था तो पुलिस के हाथ लगा नहीं। वो बचकर निकल भागा। पीहू की अम्मा पीहू को गले लगाकर खूब रोई और भगवान से दुआ करने लगी कि उनकी बच्ची सही सलामत घर लौट आई, इसके लिए शुक्रिया। इंस्पेक्टर पीहू का धन्यवाद करने लगा कि उसकी चतुराई की वजह से इन बच्चों को बचाया जा सका। फिर उसने पूछा कि लेकिन पीहू, आपको कैसे पता चला कि वहां पर कुछ गड़बड़ है? अरे मैं तो बस उत्सुकतावश हवेली को देखने गई थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के बाहर पहुंची तो देखा वे लोग एक मरे हुए बच्चे को लेकर बाहर की ओर आ रहे थे। उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था। पीहू ने फूफा जी से पूछा कि आप कहते थे कि वहां पर भूतों का डेरा है, तो आप वहां हवेली में क्यों गए थे? अरे मैं तो ओझा को बुलाकर भूतों को भगाने के लिए वहां पर मंत्र जप करवा रहा था, तो इसलिए गया था। इंस्पेक्टर पीहू की बताई जगह पर जाकर खुदाई करवाने लगे तो वहां पर कितने कंकाल मिले और एक बच्चे की डेड बॉडी और मिली। पीहू की चीख निकल गई। इंस्पेक्टर ने पीहू को भी घर भेज दिया। बुआ जी भी उसके साथ चली आई। बुआ जी ने पीहू को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेजा। पीहू जब शाम को उठी तो एक अलग ही पीहू बन चुकी थी। उसके विचार बदल गए थे। वह बालकनी में जाकर बैठ गई और हवेली की ओर देखकर सोचने लगी कि आज तो मैंने बस थोड़े से बच्चों को ही बचाया है, और भी ना जाने कितने बच्चे और लड़कियां होंगे जो इस तरह अपने घर वालों से दूर कर दिए जाते होंगे। अम्मा सही कहती थी कि तुम गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, उनसे क्या फायदा, जबकि यहाँ पर जिंदा लोग कितनी मुश्किलें और कितनी तकलीफें सह रहे हैं। तो मित्रों, कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई थी। इस कहानी का दूसरा सीजन कभी आएगा। उसमें थोड़ी और घटनाएं, जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन होगा। पीहू के जीवन में भी आगे कई मोड़ आएंगे, क्योंकि कल्लू पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।